नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे गंभीर और सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका इजराइल और ईरान की जंग में शामिल हो गया है। रविवार तड़के, भारतीय समय के अनुसार रविवार तड़के अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने इस्फहान, नतांज और फोर्डो तीनों पर अटैक कर दिया। बी-2 बमबर्षक जो है उसके जो स्पेशली 30,000 पाउंड वाले बंकर बस्टर बम जो गिराने के लिए हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। कल देर रात ही 6 बी-2 विमान मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किए गए थे और तभी से आशंकाएं थीं। भाऊ को लाइए चर्चा में फटाफट। ये सबसे बड़ी खबर, ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है। भाऊ, स्वागत है आपका। देर रात 6 बमबरसक बी-2 रवाना हुए थे। अब 3 नतांज, इस्फहान और फोर्डो तीनों जगह विमान उस बी-2 से बंकर बस्टर गिराए गए हैं। जो रिपोर्ट है अभी हालिया बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट 5 मिनट पहले की, उसके मुताबिक फोर्डो जो भूमिगत है 300 फीट नीचे है, वहां पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। उसके बाद राष्ट्र के नाम संबोधन आया है डोनाल्ड ट्रंप का ये अटैक करने के बाद। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने सफलतापूर्वक परमाणु ठिकानों पर हमला कर लिया है, ईरान अगर इसके बाद कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो संकट और बढ़ेगा, फिर हमारी कार्रवाई और खतरनाक होगी। उस वक्त खामेनेई, ईरान की सरकारी टेलीविजन की तरफ से जो बयान आया है वो चौंकाने वाला है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि शुरुआत तुमने की है, खत्म हम करेंगे, खत्म हम करेंगे। और इसी बीच मिडिल ईस्ट के कई देशों से, खासकर यमन से जो खबर है, यमन से ऐलान हो गया है अमेरिकी जहाजों पर अटैक का, कि अमेरिकी जहाज पर अब सीधा अटैक यमन की तरफ से किया जाएगा। अब ये युद्ध अपने सबसे सबसे भयंकर दौर में पहुंच रहा है। मैं एक-एक करके पहले खबरें लाता हूं भाऊ, ये सब पहले पूरी अपडेट अब तक की पिछले 2 ढाई घंटे की पूरी अपडेट। ट्रंप ने सबसे पहले इन्फॉर्म किया 5:20 पर सुबह, we have completed our very successful attack on 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, and Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordo. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this. Now this is the time for peace. Thank you for your attention to this matter. ये ट्रम्प ऐसा भाव आता है कि जैसे दुनिया का डॉन ये है, सिर्फ इन्हीं की मिलिट्री कर सकती है और ये करने के बाद ये कह रहे हैं टाइम टू पीस। खैर अगले इनके पोस्ट पे आइए, दनादन जो इन्होंने 2 पोस्ट किए फिर देश के सामने आए। एनी ये फिर उसके बाद ये धमकी ईरान को सीधा है, एनी रिटेलिएशन बाय ईरान अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी मेट विद फोर्स फार ग्रेटर देन व्हाट वाज विटनेस्ड टुनाइट। थैंक यू डोनाल्ड जे ट्रम्प, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसको हटाइए। अब ये मैं वॉर रूम, जो सिचुएशन रूम जिसको व्हाइट हाउस में कहते हैं अमेरिका में, सिचुएशन रूम, ये सिचुएशन रूम की तस्वीरें जो अमेरिका की तरफ से आई हैं कि जेडी वेंस के साथ बैठ करके, मार्को रूबियो, जेडी वेंस सब बैठ करके सिचुएशन रूम में इस पूरे अटैक को गाइड कर रहे थे। गाइड कहने को कहा जाता है, देख रहे थे कैसे कैसे क्या चल रहा है। ये ट्रम्प बैठे हुए हैं, वेंस हैं, पूरी टीम बैठी है अलग अलग फोटोग्राफ्स में। इसको आगे दिखाते रहिएगा चर्चा जब होगी। लेकिन जो तस्वीरें मिली हैं ईरान से, हालांकि एक मैं सबसे बड़ी खबर बताऊं कि ईरान की तरफ से जो आधिकारिक बयान अभी सरकारी टेलीविजन से आया है, उसके मुताबिक उनका बाल भी बांका नहीं हुआ है। सारे ये बंकर बस्टर बम्स ये सब फेल हो गए हैं, इनसे किसी परमाणु ठिकाने पर कोई असर नहीं है। ये बिल्कुल जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ईरान के टेलीविजन का। और अगर ऐसा हुआ है तो ये ट्रंप के सारे पोस्ट और ट्रंप इनको मुंह छिपाना पड़ेगा। जो तस्वीरें आई हैं बम गिराने के बाद, जो धमाके हुए हैं वहां पर, वो तस्वीरें स्क्रीन पर लाइए, फटाफट लाइए, वो तस्वीरें लाइए। इसके बाद अभी इसमें सारी अब तक की 2 घंटे की पूरी डेवलपमेंट ये है तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं,
हटा दीजिए इन तस्वीरों को, बस यही तस्वीरें हैं, बम गिरा है तो बम जब धमाका होता है तो आग तो होगी होगी। नेतन्याहू जो अपनी पूरी कैबिनेट लेकर के व्हाइट हाउस में दरवाजे पे खड़े होकर के हाथ जोड़ रहे थे कि आओ अब ईरान से बचाओ, गलती हो गई है। नेतन्याहू आए सामने, सुनिए नेतन्याहू, लैंग्वेज अलग अलग होगी लेकिन सुनिए, आपके सामने ये लाना जरूरी है, कुछ में ट्रांसक्रिप्ट भी चल रही है, प्ले करिए। Congratulations, President Trump. हाँ। Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. ये नेतन्याहू है, इनको थैंक यू, ये पूरा संबोधन थैंक यू में था, ये लौट गए हैं चरणों में। और बड़े आश्चर्य की बात मैं ऐड ऑन करता चलूं खबरों को, बिल क्लिंटन का जो बयान कल शाम में आया था, कल शाम का बयान वो बहुत गौर करने वाला था। बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। बिल क्लिंटन ने कहा था कि ये व्यक्ति नेतन्याहू सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए युद्ध शुरू किया है और कोई वजह नहीं है। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है। इस बयान का बहुत मायने है और डोनाल्ड ट्रंप जो साथ दे रहे हैं उनकी भी कुर्सी खतरे में ही थी। अमेरिका में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अब इसके बाद कितनी सेफ होगी पता नहीं, लेकिन मैं अब लाता हूं ट्रंप को। इन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया है। भाऊ बस थोड़ा सा इनको सुनना जरूरी है, एकदम सारा लेटेस्ट अपडेट लाइए फटाफट लाइए। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff,
General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. दंतहीन यूनाइटेड नेशन, उसके महासचिव, दांत नहीं है, महासचिव उसके हैं एंटोनियो गुटेरस, सामने आए हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका की आज ईरान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के बारे में सुनकर मैं गहरी चिंता में हूं। ये उस क्षेत्र में खतरनाक उकसावे वाली कार्रवाई है जो पहले से ही तनाव के कगार पर है, और यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप दंतहीन हैं। मैं एक और ईरान टेलीविजन जो आ रहा है कि अब सीधा जवाब जहां भी अमेरिकी दिखेंगे सीधा जवाब हम देंगे, और इसका खात्मा हम करेंगे। तुमने जो करना था कर लिया, हम खत्म करेंगे। ये जो मोड है ईरान का, ये इससे अमेरिका परेशान हो ना हो। इजराइल के लिए जो थैंक यू बोल रहे थे नेतन्याहू, वो इजराइल को वीरान करवा चुके हैं। जरा लाइए सरकारी टेलीविजन वाली क्लिप लाइए, उसके बाद फिर चर्चा शुरू करते हैं। फटाफट। هدف مشروع ایران هستند. آمریکا با این اقدامی که انجام داد علیه ایران و حریم هوایی ایران را شکست و جنایت علیه ایران انجام داد، دیگه جایی در منطقه غرب آسیا نداره. آقای رئیس جمهور آمریکا، شما شروع کردید و ما تمومش خواهیم کرد. You started, we will finish it. भाऊ, ये अटैक अब क्या स्थिति दुनिया की, क्योंकि दुनिया के लिए मुझे लगता है ये सबसे खतरनाक खबर आज सुबह मिली है रविवार। बिल्कुल यकीनन ये सबसे बड़ी खबर है, और मुझे लगता है जो ये 15 दिन का टाइम मांग रहा था और जो कह रहा था कि 2 सप्ताह बाद करूंगा, या कल रात को परसों रात को जो इन्होंने कहा था कि इजराइल जीत रहा है और ऐसे जीतने हुए युद्ध को रोका क्यों जाना चाहिए। ये सारी चीजें जो यही बताती है कि एक स्ट्रेटेजी के तहत था। इसके पहले एक खबर ये भी है कि इनके पहले रिजिम में भी ईरान पे हमले की प्रैक्टिस की गई थी और इसको इस बार अंजाम दिया। सवाल है कि इस बॉम्बर ने कितना नुकसान किया, इसका आकलन अभी बाहर आना बाकी है। इजराइल से जो पहली खबर है, उनका ये कहना है कि फोर्डो के जो एंट्री गेट है वहां नुकसान हुआ है, लेकिन फोर्डो अभी इंटैक्ट है। बाकी जगह 3 जगह जहां बाकी 2 जगह जहां पे हुआ है हमला, वहां पे इनरिच यूरेनियम, नताश और तहान, वहां पर का इनरिच यूरेनियम पहले ही सेफ जगह पे कर दिया गया है। सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस की अब अहमियत क्या रह गई है। सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस की निगरानी संस्था जो है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज की निगरानी करता है, उसकी अब अहमियत क्या रह गई है। सवाल है कि एटॉमिक एग्रीमेंट जिन देशों ने साइन किया है, उस एग्रीमेंट की अब अहमियत क्या रही है। यदि आप अपने देश के यूरेनियम संवर्धन वाले प्लांट का निगरानी भी करवाते हो, इंस्पेक्शन भी करवाते हो, इसके बावजूद भी जो देश न्यूक्लियर फैसिलिटी होने के बावजूद उसको डिनाई करता है और अपने यहाँ इंस्पेक्शन भी नहीं करने देता है, सवाल ये है कि वो ज्यादा बड़ा क्रिमिनल है कि जो इंस्पेक्शन करने देता है और अपने क्लीन चिट भी लेता है, वो ज्यादा बड़ा क्रिमिनल है। क्योंकि बार बार ये कहना कि ईरान के पास बम बनाने की फैसिलिटी है और वो बम बना रहे थे, ये आरोप सिर्फ इजराइल और अमेरिका लगा रहा है। बाकी इंटरनेशनल निगरानी एजेंसी खुद उनको क्लीन चिट दे चुकी है कि ये 2009 से ही इन्होंने एटम बम बनाने के लिए कोई भी कहीं भी प्रयास किया, ऐसा कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं।
किसी पे के पास कोई साक्ष्य नहीं है और ये शुद्ध रूप से दादागिरी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ एंड पीस कम टुगेदर, स्ट्रेंथ दिखाओ और पीस करो। ये स्ट्रेंथ और पीस नहीं, ये स्ट्रेंथ और डर है, इसको पीस नहीं कहा जाता। आप डरा के धमका के यदि लोगों को चुप कर रहे हैं तो फिर एक आप तीसरे विश्व युद्ध को क्या जन्म दे रहे हैं? क्या यही डर आप चाइना को दिखाएंगे? यही डर आप नॉर्थ कोरिया को दिखाएंगे? यही डर आप रशिया को दिखाएंगे? नेतन्याहू ने बार बार कहा है, तो फिर नेतन्याहू अपने यहाँ क्यों नहीं इंस्पेक्ट करने देता? यदि उसके यहाँ भाई पूरे सारा विश्व जानता है कि इजराइल के पास फैसिलिटी है, तो फिर उसमें अमेरिका क्यों नहीं करने देता? दूसरी बात, ये कहते हैं कि भाई कोई तुमने यदि आपने और रिटेलिएट किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान ने कहा कि ये शुरुआत आपने की ही, अंत हम करेंगे। अभी बाकी देश क्या करते हैं, जैसा आपने कहा कि यमन ने ऑलरेडी घोषणा कर दी है कि वो ईरान के अमेरिकन जहाजों को टारगेट बनाएंगे। क्या ये टारगेट किलिंग होगा या एक शैडो वो युद्ध खेला जाएगा, या ये लगातार, क्योंकि अमेरिका के इसी उस्कावे को लेकर फिर अमेरिका के ट्विन टावर पे भी हमला हुआ था, ये उसी का नतीजा था। और फिर क्या अमेरिका की जनता लगातार इस छद्म युद्ध आने वाले समय में लगातार झेलता रहेगा? कई चीजें हैं जो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि हमने नष्ट किए, अब देखना है, आकलन करना है। क्योंकि फोर्डो जो है, क्योंकि सबसे पहले ये जो आपने 5:कुछ का जो ट्वीट दिखाया उनका, जो सोशल ट्रूथ पे उन्होंने सबसे पहले ये ऑपरेशन करते से ही फोर्डो फिनिश्ड, ये एक लाइन का उन्होंने मैसेज दिया था, फोर्डो फिनिश्ड। फोर्डो जो है वो रशियन कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, रशिया के साथ मिलके वो परमाणु जो संयंत्र है वो बनाया गया था और ऊर्जा के लिए बनाया गया था। भाव एक अपडेट है, और ये अपडेट अमेरिका, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने कई दोस्त बना रखे हैं, जबरन ही बनाए हो। सऊदी और अमेरिका, इनका अभी सऊदी सबसे पहला, इस सेकंड अपने कार्यकाल में सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का किया था। सऊदी की एजेंसी ने, जो न्यूक्लियर की है एजेंसी, उसने जो है अभी जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक ईरान में कोई रेडिएशन नहीं है। इसका मतलब ये बंकर बस्टर बम्स, ये सिर्फ और सिर्फ इज्जत बचाने की कवायद में रातों रात, क्योंकि देखिए इस पहलू को जरूर हमें लाना होगा इस चर्चा में कि इजराइल बिल्कुल तबाही के कगार पे खड़ा है और पूरे दुनिया में ये जो सुपर पावर खुद को कहते हैं, अमेरिका उसकी नाक कटने वाली थी। इजराइल जो अब तक का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इजराइल ने दूसरे देशों को तबाह किया है, वो पूरे मिडिल ईस्ट में खौफ उसका रहता है। ये इस बार ईरान के साथ आकर के इजराइल की स्थिति वो हो गई, मंदिर घंटा टाइप की, कोई भी आगे बजा दे, क्योंकि दिख गया, पूरे मिडिल ईस्ट को दिख गया कि इसके आयरन डोम का जो औरा है ये सब फर्जी का है, इसका आयरन डोम छिन्न भिन्न हो गया। क्या ये आखिर में इज्जत बचाने की कवायद थी कि ये करके कि हमने तबाह कर दिया, चलो शांति की तरफ बढ़ो? क्या ये भी एक एंगल हो सकता है? क्योंकि कोई रेडिएशन नहीं है, कोई दो चीजें हैं। यदि ये न्यूक्लियर फैसिलिटी ध्वस्त हो गई है और वहां रेडिएशन नहीं है, इसका मतलब वहां न्यूक्लियर कुछ काम हो ही नहीं रहा था। इसका मतलब ईरान में बम बन ही नहीं रहा था, ईरान में न्यूक्लियर एनरिचमेंट मतलब यूरेनियम एनरिचमेंट हो ही नहीं रहा था। यदि ये ध्वस्त हो जाता तो वहां रेडिएशन हो जाता, और रेडिएशन नहीं, इसका मतलब रेडिएशन नहीं, दो चीजें हैं। यदि अमेरिका इस बात पे बना रहे कि हमने ध्वस्त कर दिए, आप मानो ना मानो हमने ध्वस्त कर दिए, फिर आपने ध्वस्त करने के बाद वहां रेडिएशन क्यों नहीं, इसका मतलब वहां काम ही नहीं हो रहा था। इसका मतलब आपने जो आरोप लगाए थे वही नकली थे। भाई आपने तीनों प्लांट ध्वस्त कर दिए। जब न्यूक्लियर प्लांट ध्वस्त करते हैं तो वहां पे जो एनरिच यूरेनियम है वो लीक हो जाना चाहिए, तो रेडिएशन हो जाना चाहिए। उस रेडिएशन के वजह से लोग मरने चाहिए, और रेडिएशन जब होता है तो वो विश्व से छुपता नहीं है। किसी भी, चाहे समुद्र या आपकी पनडुब्बी, जो परमाणु पनडुब्बी यदि एक्सीडेंट में आ जाए या कहीं पे भी, ये जो रेडिएशन है ये किसी से छुपता नहीं। तो रेडिएशन यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब प्लांट इंटैक्ट है, और रेडिएशन नहीं हुआ और प्लांट ध्वस्त हो गए और रेडिएशन नहीं हुआ, इसका मतलब वहां कोई भी यूरेनियम एनरिचमेंट का काम ही नहीं हो रहा था।
अमेरिका का दावा, इजराइल के आरोप ये गलत थे और एक देश पे आपने जबरिया हमला किया, ये या माना जाए? ये हाँ। दोनों सवाल है, ये हम दर्शकों के बीच में छोड़ते हैं। दर्शक उसको सोचे, हम्म। दर्शक उसको सोचे। तो एक और अपडेट है। ईरानी रक्षा मंत्रालय का पहला बयान, ईरान के रक्षा मंत्रालय का पहला बयान आ गया है, जिसमें फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अटैक की बात कही है। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने कि इस पर अटैक किया है और दुश्मन ने हम पर हमला किया है, हम इसका उचित जवाब देंगे। ये ईरान की रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल बयान आ गया है। और जो अभी ग्राउंड रिपोर्ट है इजराइल की, तेल अवीव के पास जो वहां पर मौजूद भारत के कुछ संवाददाता है, उनकी रिपोर्ट है। एक वहां मौजूद संवाददाता ने कहा है कि मैं इस वक्त तेल अवीव के एक हाईवे पर हूं और चारों ओर सन्नाटा पड़ रहा है। यहाँ आमतौर पर चहल पहल रहती है, लेकिन ईरानी हमलों ने हर किसी को घर में कैद कर दिया है। यह शहर अब वॉर जोन जैसा दिख रहा है। यहाँ चारों तरफ लोगों को अलर्ट करने के लिए सिर्फ सायरन बज रहे हैं। ईरान की मिसाइल बारिश के बाद इजराइल के प्रमुख शहरों तेल अवीव और हाइफा में हालात बदतर हो चुके हैं। ये जो है रिपोर्ट भारत के संवाददाता की है। इजराइल से जो तेल अवीव और हाइफा दोनों की स्थिति बता रहे हैं कि इजराइल ने अपना पूरा एयर स्पेस बंद किया है। रिफत को जॉर्डन से जोड़ने वाले मार्ग के जरिए इजराइल आना पड़ा उनको, और सीमाई इलाकों में सब के सब बंकर में हैं, जितने लोग हैं बंकर में हैं, और सेना युद्ध मोड में है। ये हालत इस वक्त इजराइल की है। अटैक किया है, लेकिन इजराइल की हालत मतलब बहुत चिंताजनक है अभी भी भाव। नहीं, जी भाऊ। इजराइल देखिए, इजराइल में डैमेज तो हुआ। अमेरिका अमेरिका को यदि ये बम ही गिराने थे तो ये बम इजराइल को भी सप्लाई करके गिरवाए जा सकते थे। अमेरिका को डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं थी। आपको बंकर बम ही गिराने थे तो आप इजराइल के द्वारा भी गिराए जा सकते थे, लेकिन इजराइल ये कर नहीं पा रहा था। ये बार बार अमेरिका ने इजराइल को बताया कि ये आपके बस की बात नहीं, क्योंकि आयरन डोम ध्वस्त होने के बाद इजराइल में जो नुकसान हुआ, और मैं बार बार दर्शकों को कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं, इजराइल और ईरान इन दोनों में यदि भूभाग के हिसाब से देखा जाए तो ईरान 22 गुना बड़ा है इजराइल से। नहीं, इसलिए 80 गुना, इजराइल बहुत बड़ा है। 80 गुना, सॉरी 80 गुना बड़ा है। 80 गुना यदि बड़ा है तो जो डैमेज ईरान को होता है उसका प्रतिशत देखा जाए, और जो डैमेज इजराइल को हुआ उसका प्रतिशत देखा जाए, तो इजराइल को कहीं ज्यादा गुना डैमेज हुआ है। इजराइल के दो बड़े शहर जो इजराइल के नाक हुआ करते थे, यदि भारतीय संवाददाता की माने जो बैटल जीरो ग्राउंड जीरो पे है, यदि उसकी बात माने, और यदि वो कहता है कि ये शहर जो चहल पहल से भरा हुआ था वो आज सन्नाटे में है, तो ये सन्नाटा क्या बयां करता है? ये सन्नाटा वहां हुआ नुकसान बयां करता है। ये सन्नाटा ईरान का खौफ बयां करता है। ये सन्नाटा आयरन डोम पे जो विश्वास था वो उड़ गया, ये बताता है। या इजराइल अब बाकी देशों के लिए भी इजराइल अब इतना बड़ा नहीं रह गया, ये बताता है। कई चीजें हैं इस युद्ध के मायने निकलेंगे। क्या ये युद्ध अब आपने वो दोनों साइड बंद कर दिए, इसके बाद क्या युद्ध ये कंटिन्यू रहेगा? सवाल ये है। क्या ये साइड बर्बाद कर दिए तो फिर रेडिएशन क्यों नहीं हुआ? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, यदि इसको सिर्फ ऊपरी तौर पे नुकसान पहुंचा है तो इसका मतलब ये प्लान वैसे ही है और चढ़ने वाले वैसे ही। अब इस सबसे बड़ा जो मुझे इंतजार है वो रशिया का है। रशिया क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि फोर्डो जो फैसिलिटी थी यूरेनियम इनरिचमेंट की, फोर्डो यूरेनियम जो एनर्जी प्लांट लगाया था वो रशिया की कोलैबोरेशन में लगाया था। रशिया की इंजीनियर वहां काम कर रहे थे। रशिया बार बार इस बात को बुसान में कर रहे थे, भूषण में कर रहे थे, फोर्डो में। तो ये सारी चीजें देखनी है कि अब उनको कितना नुकसान पहुंचा है, वहां इनरिचमेंट होता है क्या? देखिए, सवाल है इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम का। एटम बम बनाने की फैसिलिटी क्या होती है? आप यूरेनियम कितना इनरिच करते हो, और इनरिच करने की फैसिलिटी यदि आप दूसरी जगह, क्योंकि ये बड़ी हेयर लाइन डिफरेंस है। यदि आप परमाणु शक्ति बिजली के लिए यूज करते हो तो बिजली से हथियार बनाने के बारे में ज्यादा बड़ा काम नहीं है।
वो इनरिच आपको यूरेनियम मिल गया 90%, तो आप हथियार बना सकते हो। दूसरी बात सीधी है कि फिर अब यूनाइटेड नेशंस का कोई मायना रहा है क्या? सवाल ये। यूनाइटेड नेशंस, यदि यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि ये गैर कानूनी हमला हुआ है, इसके बाद भी यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाता अमेरिका का, तो इसका मतलब अब यूनाइटेड नेशंस के कोई मायने ही नहीं रहे हैं। यूनाइटेड नेशन अब एक ऐसी जेबी संस्था हो गई है जो अमेरिका के हाथ में खेल रही। तीसरी बात, यदि निगरानी यूरेनियम के संवर्धन की निगरानी करने के लिए कोई एजेंसी है अंतरराष्ट्रीय, और जो भी लोग उसमें एग्रीमेंट के तहत आते हैं वो उसका अपने यहाँ इंस्पेक्शन करवाना उनकी एक मैंडेटरी है। तो ये इंस्पेक्शन होने के बाद भी वो आपको बोलते हैं कि आप बम नहीं बना रहे हैं, तो अब उसकी भी कोई मायने नहीं रहे। अब अमेरिका ने यदि कल कहा कि भाई भारत नया बम बना रहा है, भारत को मारो, तो अमेरिका भारत पे हमला करेगा और विश्व देखता रहेगा। अब जो इजराइल ने कहा कि राइट स्ट्रेंथ इज एवरीथिंग, अब ताकत ही सब कुछ है, तो क्या हम द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ जैसी सिचुएशन है वैसी डेवलप हो रही है क्या? क्योंकि हर एक को लगता है कि यदि मेरी ही ताकत अच्छी है और मैं ही ताकतवर हूँ, तो फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए ये जबरिया शांति कहते हैं इसको, ये कोई शांति प्रोसेस से नहीं होता। शांति स्थापन करने के कई प्रकार होते हैं, और एक जबरिया शांति होती है कि आप लोगों को डरा धमका कर चुप करवाते हो, और यदि डरा धमका कर आप चुप करते हो तो वो शांति नहीं, वो सोया हुआ ज्वालामुखी है। जिस दिन ज्यादा अतिरेक होता है, साम्राज्यवाद है, साम्राज्यवाद का खतरनाक स्वरूप है कि हम आपके यहाँ राज नहीं कर रहे, लेकिन आप क्या करोगे ये हम तय कर रहे हैं। हम तय करें। एग्जैक्टली, हम तय कर रहे हैं। भाई भारत पे अमेरिका का कोई राज नहीं। कल कोई कहेगा भारत स्वतंत्र है, अपना झंडा है, अपने नेता है, अपने चुनाव है, अपने सब कुछ है, लेकिन भारत स्वतंत्र कहाँ है? भारत क्या करेगा ये कौन तय करेगा? अमेरिका तय करेगा। भारत की विदेश नीति कैसी होती है ये अमेरिका तय करेगा। भारत ईरान को समर्थन देगा ना देगा ये अमेरिका तय करेगा। भारत उसके ईरान की से दोस्ती अपनी पुरानी निभाएगा नहीं निभाएगा ये अमेरिका तय करेगा। भारत क्या आयात निर्यात करेगा ये अमेरिका तय करेगा। भारत रशिया से कैसे संबंध रखेगा ये अमेरिका तय करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि अमेरिका की वाणिज्य मंत्री ने कहा था कि आप रशिया से दोस्ती रखोगे तो हमसे कैसी अपेक्षा करते हो कि हम आपके अच्छे दोस्त बने। तो ये सारी चीजें यदि आप तय कर रहे हो तो फिर हम आजाद कहाँ हैं? हम कहां से, हमारा व्यापार जो है अंतरराष्ट्रीय ये आप तय करोगे कि आप तेल हमसे लोगे, आप ये इनसे लोगे, आप ये इनसे लोगे। सबसे तो बड़ी फिर क्या बात है? इस सबसे भाव, अगर संसार में लोग कहते हैं ना कि आत्मसम्मान, सबसे बड़ी बात भारत के आत्मरक्षा का अधिकार भी तो वही तय कर रहा है। भारत ने मैंने वही तो आत्मरक्षा कहा, पाकिस्तान को सबक सिखाने का कदम बढ़ाया था, हमारी वही आत्मरक्षा के अधिकार को तय कर रहा है। मैंने वही कहा कि यदि कल ये कहते हैं, अमेरिका ये कह रहा था कि इजराइल भाई जीत रहा है, हम क्यों उनको रोके? जब उनको कहा कि भाई दोनों के बीच में सीज फायर करवाओगे क्या, जब ये सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब इजराइल जीत रहा है तो हम क्यों रोके। तो वही हालत भारत की थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत जीत रहा था तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? दो परमाणु युद्ध हो जाएगा, परमाणु की इतनी चिंता होती तो फिर यार रेडिएशन लीक होने की भी चिंता होती आपको। ये चिंताएं नहीं होती है। ये अमेरिका को पाकिस्तान को बेल आउट करना था, पाकिस्तान को बचाना था, इसलिए ये शस्त्र संधि भारत पे थोपी गई। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ जबरदस्ती हम टिमटिमा बजा रहे अपना कि पाकिस्तान ने फोन किया और हमने मना हाँ कर दिया, पाकिस्तान ने फोन कर दिया और हमने हाँ कर दिया, और 35 मिनट प्रधानमंत्री ने डाटा, क्या डाटा? उन्हें फिर घुमा के कह दिया कि हम ऐसा कर रहे हैं। आज इजराइल के साथ, आज आपको ईरान के साथ खुल के खड़ा होना था, आप खो जाते तो पता पड़ता कि आपकी विदेश नीति इंडिपेंडेंट है, आप किसी के गुलाम नहीं हो। क्या होता है आशीष, जब बंबई में कंस्ट्रक्शन होता है तो जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन होता है उस एरिया का जो बाहुबली होता है, भाई बॉम्बे के बादशाह, तो वो बिल्डर को बुलाता है और फिर उसको कहता है कि तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी इस कंपनी की लगेगी, तुम्हारे यहाँ रेती तुम इससे खरीदोगे, तुम लोहा इससे खरीदोगे, सीमेंट इससे खरीदोगे। बिल्डर को पूरी आजादी है कि वो कंस्ट्रक्शन करे और फ्लैट बेचे, लेकिन वो सामान कहां से खरीदेगा, क्या करेगा, ये मैं तय करूंगा। तो इनडायरेक्टली उस बिल्डर के हाथ पैर बांध देता है।
वो रेत वाले ने रेत कम भी दी तो बिल्डर की औकात नहीं कि रेत वाले से झगड़ा कर ले, क्योंकि भाई का आदमी, उसने ज्यादा भी रेट लिया तो देना पड़ेगा क्योंकि भाई का आदमी। तो ऐसा ही भाई बना हुआ है पूरे विश्व का अमेरिका, और जो लोग दब रहे उनसे, वो लगातार उनको दबा रहा है। अब ईरान पे हमले के बाद उसके तेवर और कड़े हो गए। उसने कहा कि ये सिर्फ अमेरिकन आर्मी कर सकती है और कोई अमेरिकन आर्मी को कोई मैच नहीं। हाँ, यही हिटलर कह रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर। यही हिटलर की भाषा थी कि जर्मन सुपर पावर है, हम सुपर कॉम है और हमसे आगे कोई नहीं है, और हम ईंट की ईंट बजा देंगे और हम सबको बता देंगे कि हमारे हिसाब से विश्व चलेगा। अंत उसका भी हुआ है। नहीं, ये बस अभी तो फिलहाल ये चर्चा, लेकिन एक बात है, लेकिन उस अंत की कीमत, उस हिटलर के हिटलर शाही की कीमत विश्व को बहुत बड़ी कुर्बानी देके, मानवता को बहुत बड़ी कुर्बानी देके पड़ना पड़ा। अभी ये पूरी दुनिया के लिए इसलिए करें, ये ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच अब नहीं है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी, और भारत तो बहुत बुरी तरह प्रभावित इससे होने वाला है। आगे हम अभी बताएंगे। और एक बात इस पूरी चर्चा में स्पष्ट, मैं आखिर में एक लाइन में कह दूं कि कल जो बयान अभिभाव ने चर्चा आखिर में किया है, कल कहा ट्रंप ने कि इजराइल जीत रहा है, इसलिए हमें क्या जरूरत है युद्ध में आने की और रोकने की। तो ये साबित हो गया इस अटैक से कि इजराइल हार रहा था, तब आना पड़ा, तब घोषणा, जब जीत रहा था कल ही बोले, 5 घंटे में आपको अपनी बयान भूल जाते हैं। और दूसरी बात, हम अगला कार्यक्रम लेके आएंगे। दरअसल इस वक्त पिछले कई दिनों से खामेनेई डायरेक्ट सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मोसाद या अमेरिका ये सामने से कम और पीछे से ज्यादा वार करते हैं, और मोसाद और इजराइल का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। खामेनेई लगातार गुप्त ठिकानों पर हैं और अपने 2-3 बहुत करीबी जो हैं उनके जरिए संदेश जारी कर रहे हैं। तो जो सबसे लेटेस्ट संदेश है वो हम बताएंगे कि अमेरिका के कौन कौन से ठिकाने टारगेट पर हैं। खामेनेई के सीधे संपर्क में रहने वाले व्यक्ति ने जो खुलासा किया है कि क्या करने जा रहा है और कहां पहला टारगेट क्या होगा, दूसरा टारगेट क्या होगा, कौन कौन से ठिकाने अमेरिका के ईरान के निगाहों में आ चुके हैं जिनको टारगेट बनाया जा रहा है, ये अगले कार्यक्रम में हम लेकर के आ रहे हैं, तुरंत अभी, मतलब थोड़े से अंतराल के बाद लेकर के आ रहे हैं। भाऊ धन्यवाद। आज थोड़ा सा वक्त अभी आपका लेंगे सुबह सुबह हम, क्योंकि स्थितियां बड़ी तनावपूर्ण, इसलिए हमारा काम, देखिए हमारी जवाबदेही हमारे दर्शकों के प्रति है। रात को डेवलपमेंट हो, दिन में डेवलपमेंट हो, और जो सच्ची खबरें हैं वो हमको लानी है, प्रोपेगेंडा से दूर रहना है। जो वास्तविकता है उसको, इसीलिए कई अखबार, कई वेबसाइट्स, कई जगह के सोर्सेस इकट्ठा करके अपने दर्शकों को एग्जैक्ट क्या पोजीशन है ये बताने का हम प्रयास करते हैं। इसीलिए हमने ईरान के सरकारी टेलीविजन ने जो कहा कि तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, वो पोर्शन नहीं दिखा रहे हैं। तमाम जगहों पर दिखाया जा रहा है कि ईरान तबाह हो गया, खत्म हो गया, तमाम यही सब चला रहा है, लेकिन वो पोर्शन जरूरी था। सऊदी रिपोर्ट जिसमें कोई रेडिएशन नहीं, यानी ये बम सब फुस्सी बम साबित हो गए क्या, ये बड़ा सवाल है, इसलिए उसको बताया। फिलहाल आते हैं थोड़ी देर में एक अंतराल के बाद। धन्यवाद भाऊ, फिर थोड़ी देर बाद फिर आपको मैं जोड़ता हूँ। धन्यवाद।